सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर। आप आगे जो है एक्सरे ट्यूब के बारे में पढ़ोगे तो एक्सरे ट्यूब जो है ट्रांसफार्मर के बिना कुछ नहीं है। जब तक ना हमारे पास ट्रांसफार्मर है तब तक हमारी एक्सरे ट्यूब कुछ भी नहीं है, वो काम नहीं कर सकती है। तो आज जो हमारे पास ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम हर चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, और लास्ट पे जो है हम इसके जो कुछ एनर्जी लॉसेस है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट ये है इसके बारे में। तो आप ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, ठीक है। सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन पे हम आते हैं कि जो डेफिनेशन है ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर है क्या। जो डेफिनेशन ट्रांसफार्मर की है, इसका मतलब होता है ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मीन्स के कुछ चेंज करना, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंज, तब्दीली तो होती है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, ठीक है। दैट मीन्स कि इंटरचेंजेबल यहाँ पे है। मीन्स कि हाई वोल्टेज को ये क्या करेगा लो वोल्टेज में, और लो वोल्टेज को क्या करेगा हाई वोल्टेज में। अभी आपको क्यों ज़रूरत है हाई वोल्टेज, क्योंकि आपके एक्सरे ट्यूब में जब आपको इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाना है, उनको आपको एक्सेलरेट करवाना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके पास होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे पावर सप्लाई, जब ट्रांसफार्मर यहाँ से सप्लाई करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पीड से प्रोड्यूस करवाना है, इनके एक्सेलरेशन करवानी है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, और उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। यही होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर। अभी जैसे हमारे पास घरों में जो हमारे पास यूज़ होती है वोल्टेज, वो हमारे पास आती है 220 वोल्टेज, लेकिन एक्सरे ट्यूब में ही अगर आप देखोगे कितनी वोल्टेज यूज़ होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली यूज़ होती है 120 केवी, मीन्स के किलो वोल्ट। किलो मीन्स 1000, मीन्स के 120,000 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली जो है यूज़ होती है ट्रांसफार्मर में। ये जो हमारे पास एक्सरे ट्यूब है वहाँ पे इतनी एनर्जी यूज़ होती है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, यहाँ पे सिर्फ हम 220 यूज़ करें और यहाँ पे हम 120,000 वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स हमारे पास होने चाहिए। अभी यहाँ पे एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, एक वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में, क्योंकि ये जो आपको पता चले तो आप आगे आपको बाकी चीज़ें आराम से समझ आएंगी। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है दैट इज़, जो वोल्टेज है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मीन्स अगर वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो करंट आपकी डिक्रीज होगी, और अगर आपने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट डिक्रीज। अगर वोल्टेज को आपने घटाया तो आपके पास जो है करंट क्या होगी, उस टाइम डिक्रीज होगी। वही मैंने यहाँ पे बोला है कि हाई वोल्टेज पे लो करंट मिलेगी और लो वोल्टेज पे आपको क्या मिलेगी, हाई करंट मिलेगी। आगे चलते हैं हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है वो किस पे वर्क करता है। सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखोगे कि ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करता है, एसी करंट। ये डीसी पे वर्क नहीं करता, कि ये डीसी पे जो है बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। अभी एसी जो है हमारे पास कौन सी करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अभी एसी हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं। एसी हमारे पास कंटिन्यू पावर सप्लाई देता है, लेकिन डीसी में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होती है। मीन्स के बीच में जो है कहीं गैप वगैरह आ जाता है करंट में, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, यूज़ एसी, किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो हमारे पास है ये किस लॉ पे बेस्ड है, ये लॉ है किस चीज़ पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। और ये जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है इसका दूसरा नाम भी है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये किस चीज़ पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आपको लिखना है म्यूचुअल इंडक्शन। और यहाँ पे ये किस करंट पे वर्क करता है, अल्टरनेटिंग और डीसी, तो आपको लिखना है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करता है, एसी करंट पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में तीन पार्ट्स हमारे पास होते हैं। एक जो हमारे पास होता है ये वाला पार्ट, प्राइमरी कॉयल,
दूसरा हमारे पास होता है ये जो हमारे पास कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। एक होता है हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर, एक होता है प्राइमरी कॉयल, और लास्ट में हमारे पास होती है सेकेंडरी कॉयल, ठीक है। आपको याद रखना है जो प्राइमरी कॉयल है ये जुड़ी हुई होती है पावर सप्लाई के साथ। किसके साथ जुड़ी होती है? पावर सप्लाई के साथ, मीन्स कि इसको कहीं वोल्टेज वगैरह के साथ हमने जोड़ा हुआ है। और जो हमारे पास सेकेंडरी कॉयल है, यहाँ से हमारे पास ये किसके साथ जुड़ी हुई है? एक्सरे ट्यूब के साथ। मीन्स कि यहाँ से आपको जो है इनपुट आएगा और यहाँ से आपको क्या है? आउटपुट मिलेगा फिर, ठीक है। अभी यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, अभी ये कैसे करता है काम ट्रांसफार्मर, हम देखते हैं। यहाँ पे जो है हम एसी, जब भी हम क्या करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास प्राइमरी कॉयल होती है, जो हमारे पास प्राइमरी कॉयल होती है उसमें क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आपको दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। जब हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक स्टैटिक चार्ज और दूसरा मूविंग चार्ज। जो स्टैटिक चार्ज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब वही चार्ज मूव करता है, मीन्स मूव करता है, जैसे करंट हमारे पास मूविंग चार्ज होता है, ठीक है। जो मूविंग चार्ज होता है उसमें बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। वही मैंने बोला, जो ही यहाँ से क्या होगा? करंट आएगी, वो क्या है? मूविंग करंट। वो जब इस कॉइल में जाएगी तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं? ये ट्रांसफर होते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से क्या है? ट्रांसफर होके इधर 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 ऐसे चलती हैं। और ये ट्रांसफर कैसे होती है? थ्रू दिस सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर बनी होती है आयरन की। किसकी बनी होती है? आयरन की। आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आपका जो सॉफ्ट कोर होता है ट्रांसफार्मर का वो किसका बना हुआ होता है? तो ये बना होता है आयरन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये प्रोड्यूस जब होती हैं तो ये इस सॉफ्ट आयरन कोर से ट्रांसफर होती हैं और जाती हैं इस सेकेंडरी कॉयल पे। तो ये क्या करते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अब प्रोड्यूस हुआ किसमें? प्राइमरी कॉयल में। इससे हमारे पास क्या होता है? एक ईएमएफ फोर्स, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होता है किस पे? सेकेंडरी कॉयल पे। तो दो चीज़ें यहाँ पे आई, प्राइमरी कॉयल में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और सेकेंडरी कॉयल में हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है। किस पे? सेकेंडरी कॉयल पे। और जब ये जनरेट होता है यहीं पे फिर हमारे पास क्या मिलता है? आउटपुट में वोल्टेज की फॉर्म में, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास होती है या हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। अभी आपको हाई वोल्टेज मिलेगी या लो वोल्टेज मिलेगी, इसी की बेसिस पे हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स है। वो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स कैसे हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स में आप देखो यहाँ पे एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये दोनों के दोनों हमारे पास बेस्ड हैं टर्न रेशो पे। ये डिपेंड किस पे करते हैं? टर्न रेशो पे। हम आगे देखेंगे अब टर्न रेशो होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर? हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले मैंने बोला था टर्न रेशो, अभी हम देखते हैं क्या होता है। टर्न का रेशो होता है कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल, दैट इज कॉल्ड टर्न रेशो, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी कॉयल को हम डिनोट करते हैं एनपी से, और सेकेंडरी कॉयल को हम कैसे डिनोट करते हैं? उसके जो टर्न्स है कैसे डिनोट करेंगे उनको? हम एनएस से, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको मिलेगी हाई वोल्टेज और लो करंट। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि एक रिलेशन जो मैंने बोला था V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जब आपको हाई वोल्टेज मिलेगी उसका मतलब हमारे पास क्या होगा? दूसरी साइड से लो करंट मिलेगी। अब ये वाला ट्रांसफार्मर बनता कैसे है? इसमें हमारे पास क्या होता है, जो प्राइमरी कॉयल में, जो हमारे पास प्राइमरी कॉयल में टर्न्स होती हैं वो कम होती हैं। क्या होता है? प्राइमरी कॉइल्स में कम टर्न्स होती है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कॉयल। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे दिखाया है, प्राइमरी कॉयल में कम टर्न्स है और सेकेंडरी कॉयल में ज़्यादा टर्न्स है। और यही जो हमारे पास यूज़ होता है एक्सरे ट्यूब में, किसके लिए? हाई वोल्टेज
प्रोड्यूस करने के लिए। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज होता है? हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम क्या देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये अपोजिट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास हाई वोल्टेज बनती थी, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास बनेंगी लो वोल्टेज। वो कैसे बनेगी? जब हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल है उसमें ज़्यादा टर्न्स होंगे और सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स होंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइमरी कॉइल में बहुत सारी टर्न्स है और सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स। दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इसमें क्या होगा, लो वोल्टेज बनेगी और हाई करंट हमारे पास बनेगी। ये यूज होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किस लिए यूज होता है? फिलामेंट की हीटिंग के लिए। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट जो है हमारे पास ये जो कैथोड का पार्ट ये फिलामेंट है, इसको हीट अप करने के लिए जो हमारे पास कौन सा यूज होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसके लिए? हाई वोल्टेज के लिए। ये दोनों पॉइंट्स जो आप इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट करके रखेंगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं कुछ स्पेशल ट्रांसफार्मर्स पे। हमारे पास होता है एक ऑटो ट्रांसफार्मर। अभी देखो जैसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ट्यूब है, तो ट्यूब में हम दो दो ट्रांसफार्मर थोड़ी ना लगाएंगे, उतनी जगह थोड़ी हमारे पास होगी ट्यूब में कि हम दो दो जो है वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखेंगे ट्यूब के लिए। तो उससे क्या होगा, हमारी स्पेस मतलब ज़्यादा लगेगी, हमें ज़्यादा खर्चा लगेगा उससे, और हमें एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हमारे पास दोनों ट्रांसफार्मर ज़रूरी हैं। जो हमारे पास स्टेप अप है वो हमारे पास देता है हाई वोल्टेज, और स्टेप डाउन हमारे पास फिलामेंट की हीटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाना है जिसमें दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास होती हैं। अभी यहाँ पे आप देखो कि ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो है एक ही कॉइल होती है। क्या होती है? इसमें सिर्फ एक कॉइल हमारे पास होती है। जैसे आपने ऊपर देखा स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या थी, दो दो कॉइल्स थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक एक कॉइल होगी। एक ही कॉइल, जो एक कॉइल है वही प्राइमरी भी शो करेगी और सेकेंडरी कॉइल की तरह भी एक्ट करेगी। अभी जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये एक्ट करता है, ये एडजस्ट करता है वोल्टेज को। किसको एडजस्ट करता है? वोल्टेज को। वोल्टेज मीन्स केवीपी, किलो वोल्ट पीक। या तो वो क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा वोल्टेज को, या करेगा इसको डिक्रीज। मीन्स कि ये दोनों काम करेगा। यहाँ पे इंक्रीज भी करेगा वोल्टेज को और डिक्रीज भी वोल्टेज को करेगा। इसीलिए ऑटो ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं वोल्टेज सेलेक्टर। क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेलेक्टर। मीन्स कि ये क्या करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज भी करेगा और वोल्टेज को डिक्रीज भी करेगा। ये जो है किस चीज़ पे बेस्ड है? जो हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है ये बेस्ड होता है सेल्फ इंडक्शन पे। जैसे आपने ऊपर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखे, वो दोनों के दोनों जो है बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ही होता है जब आपके पास दो चीज़ें शेयरिंग करें, जब दो चीज़ें शेयर करें आपस में, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल शेयरिंग उसको बोलते हैं हम। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्शन। मीन्स यहाँ पे एक ही कॉइल है और वही क्या शो करेगी, हमारे पास प्राइमरी कॉइल भी और सेकेंडरी कॉइल भी वही जो है एक्ट करेगी। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, जैसे मैंने बोला कि स्टेप अप और स्टेप डाउन हम दोनों यूज़ नहीं करेंगे, हम इसी का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो इसमें जो है ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, बोथ स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, और यही यूज़ होता है हमारे एक्सरे ट्यूब में। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि आपके जो एक्सरे ट्यूब में जो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, वहाँ पे यूज़ होता है आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर। आगे चलते हैं हम, हमारे पास कुछ दो अलग अलग टाइप्स की भी हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ये क्या होते हैं, हमारे पास एक है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जब हमारे पास वाइंडिंग्स जो हैं वो दो हों, वाइंडिंग्स और कॉइल्स जो हमारे पास दो हों, दो लिम्स पे हमारे पास जो है ये दो कॉइल्स हो, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो लिम्स जो हमारे पास है इन पे हो, उनको बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो एग्जांपल ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या क्या है, एक हमारे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा हमारे पास क्या है,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो कौन सी टाइप है, वो हमारे पास कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, हमारे पास एक और है यहाँ पे शेल टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, जब आपकी जो कॉइल्स हैं वो दोनों की दोनों लिंक हो एक सिंगल लिंब से, किसके साथ, एक ही लिंब के साथ ये जुड़ी हुई होंगी। देखो एक ही जगह यहाँ पे प्राइमरी कॉइल भी है जो रेड कलर से है, और दूसरा यहाँ पे जो जेल बॉल पेन है उसके जेल पेन से यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल बनाई है, ये भी दोनों क्या है, एक ही वाइंडिंग पे है। ठीक है, ये जो है हमारे पास शेल टाइप ट्रांसफार्मर है। तो आपने सिंगल वाइंडिंग कहाँ पे देखी, ऑटो ट्रांसफार्मर में। मीन्स कि आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो किसके एग्जांपल है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर की। इसके बाद जो है हम आगे जो इसी में एक टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे एनर्जी लॉसेस। तो जो हमारा इसी का एक और टॉपिक इसका है, सब टॉपिक है, दैट इज एनर्जी लॉसेस। ठीक है, एनर्जी लॉसेस क्या होता है, एनर्जी लॉसेस मीन्स एनर्जी का लॉस होना। अभी कहीं पे भी आप देखोगे तो लॉस तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर्स जो है, एफिशिएंट ट्रांसफार्मर्स जो हमारे पास है, उनमें हमारे पास 90 to 95% ही एनर्जी यूज़फुल होती है। लेकिन बाकी जो हमारे पास बचती है, जो रेस्ट हमारे पास बचता है 10% या 5%, वो हमारे पास लॉस होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लॉस। ठीक है, मैंने ये बोला कि हमारे पास ट्रांसफार्मर्स जो है वो एफिशिएंट तो होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें से जो है लॉस हो ही जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लॉस। अभी वही एनर्जी लॉस हम देखते हैं कि एनर्जी लॉस में हमारे पास क्या क्या है और उसकी टाइप्स क्या क्या है और वजह क्या है उनकी। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास है कॉपर लॉस, कोर लॉस, कोर या आयरन लॉस। जो हमारे पास क्या होता है, कोर जो होता है वो किसका बना है, आयरन का। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोर आयरन लॉस। अभी इसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, ये लॉस तब होता है जब आप रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करवाओ। रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन मीन्स कि जब आपको एक्सरे प्रोड्यूस करनी है तो आप ऐसा थोड़ी ना करते हो एक ही बार आपने उसको जो है वोल्टेज दे दी, तो एक ही बार फिर वो कंटिन्यू वो करेगा एक्सरे प्रोड्यूस। आप क्या करते हो, जब भी आपको कोई भी एक्सरे करना पड़ता है तो आप क्या करते हो, वोल्टेज देते हो, फिर जाके एक्सरेज उस वक्त प्रोड्यूस होती है। तो मीन्स कि आप कंटिन्यू इसको क्या कर रहे हो, मैग्नेटाइज कर रहे हो, कंटिन्यू इसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हो। मैग्नेटाइज मीन्स इसको मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू ही प्रोड्यूस करवा रहे हो, फिर वो क्या हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड खत्म भी करवा रहे हो। इसी को बोलते हैं रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। अब जब आप इसको कंटिन्यू आप करते हो, रिपीटेड वे में करते हो, यही आपको क्या करवाता है, हिस्टेरेसिस लॉस करवाता है। इसमें दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है कॉपर लॉस में, दैट इज एडी करंट। यहाँ पे एक जो पॉइंट आ रहा है करंट, मीन्स कि करंट की वजह से होता होगा एडी करंट लॉस। ठीक है, ये कब होता है, जब आप क्या करते हो, करंट आप इंड्यूस करवाते हो, मीन्स कि आप करंट जो है अप्लाई करते हो किस पे, कोर पे। ठीक है, जब उस कोर पे करंट लग जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कोर हीट कर जाता है, मीन्स जो ट्रांसफार्मर है वो हमारे पास हीट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस। आपके घर में अगर ट्रांसफार्मर होगा, छोटा सा जो ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है, तो आप कभी देखना कि आप उसको कुछ टाइम के लिए चलाओगे, फिर उसकी जो आउटर सरफेस है वो गर्म हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस। वो किसकी वजह से होता है, जब उसमें करंट जाती है बार बार जो करंट हम उसमें जाती है उसकी वजह से क्या होती है, हीटिंग होती है। दूसरा हम देखते हैं कॉपर लॉस। ये कॉपर लॉस क्या होता है, जो हमारे पास जो ये वाइंडिंग्स हैं, जो ये कॉइल्स हमारे पास हैं, जो ये हमारे पास कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ये कॉइल्स बनी किसकी होती हैं, ये कॉइल्स बनी होती है कॉपर की। किसकी बनी होती है, कॉपर की। तो ये कॉपर लॉस उसी की वजह से होगा, ये जो प्राइमरी कॉइल्स की वजह से होता है और सेकेंडरी कॉइल की वजह से। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, जो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास चैप्टर होता है आपने पढ़ा हुआ होगा पहले। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रोकता है, अपोज करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जब हमारे पास ये रेजिस्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में हो, उसी की वजह से क्या होगा, कॉपर लॉस। तीसरा हम देखते हैं लीकेज फ्लक्स।
फ्लक्स जो हमारे पास है दैट इज़ रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें से कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों की दोनों कॉइल्स के साथ लिंक नहीं करती। जैसे मैंने बोला था कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बाद में किसके साथ जुड़ता है, वो जुड़ता है सेकेंडरी कॉइल के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ जो अमाउंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट होता है, वो जो है जुड़ता नहीं है दोनों कॉइल्स के साथ। वही हमारे पास क्या करता है, लीकेज फ्लक्स करवाता है। जो हमारे पास लास्ट हमारे पास है फोर्थ वाला पार्ट, दैट इज स्ट्रे लॉसेस। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारे पास जब वाइब्रेशंस हो, मीन जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है हमारे पास कंपोनेंट्स में, तो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं, ठीक है। उन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं वो भी हिलते हैं। उन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से जो इन स्ट्रक्चरल पार्ट्स में होंगी उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रे लॉसेस। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और बाकी जो भी वीडियोस है रेडियोलॉजी के रिलेटेड वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे कंटेंट में यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और इनको आप एक प्रॉपर वे में नोट्स भी बना सकते हैं, तो आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके थ्योरेटिकल पार्ट में भी। थैंक यू।